Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Burhan Zamir and this is our 6th lecture of classical mechanics. आज के इस लेक्चर में हम लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन को जनरलाइज करेंगे और लाग्रांज इक्वेशंस फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। If the Lagrangian function L does not depend on a coordinate, say qi, the coordinate is called ignorable or cyclic. तो हमारा लाग्रांज फंक्शन अगर किसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पर डिपेंड नहीं करता तो ऐसे जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स को हम साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। सो इफ़ qi इज साइक्लिक, द कोरिस्पोंडिंग जनरलाइज्ड मोमेंटम pi इज़ अ कांस्टेंट ऑफ मोशन। इसको समझने के लिए हम लेते हैं qi को साइक्लिक। अगर हमारा qi कोऑर्डिनेट साइक्लिक है तो लाग्रांज फंक्शन इस पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब है कि लाग्रांज का qi डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो इस सिचुएशन में जो लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कुछ ये बन जाएगी, क्योंकि फ़र्स्ट टर्म जो थी विच इज़ पार्शियल एल ओवर पार्शियल qi वो तो ज़ीरो हो गई। तो हमारी सेकेंड टर्म जो है दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इस सेकंड टर्म में जो टर्म ब्रैकेट्स में है दिस इज़ द जनरलाइज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। तो हमारे पास ये इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी कि डी ओवर डी टी इज़ ज़ीरो। तो ये चूँकि मोमेंटम का टाइम डेरिवेटिव ज़ीरो है लिहाजा मोमेंटम जो है वो एक कांस्टेंट ऑफ मोशन होगा, यानी एक ऐसा वेरिएबल जो मोशन के दौरान कांस्टेंट रहेगा। फॉर qi इज़ साइक्लिक वी हैव, आपको पता है कि हमारी जो जनरलाइज्ड फोर्सेस हैं अगर कंजर्वेटिव फील्ड हो तो हम उसको माइनस पार्शियल वी ओवर पार्शियल qi लिखते हैं, क्योंकि qi साइक्लिक है। साइक्लिक होने का मतलब ये है कि आपका लाग्रांज फंक्शन और लाग्रांज फंक्शन के अंदर दोनों टर्म्स यानी काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों qi पर डिपेंड नहीं कर रहे। तो चूँकि पोटेंशियल एनर्जी भी नहीं कर रही इसलिए पार्शियल वी ओवर पार्शियल qi जो है वो ज़ीरो होगा। तो हमारी जनरलाइज फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं फॉर द साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। ये एक एग्जांपल है जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की। इसमें हमने एक सिंगल पार्टिकल लिया है जो वन डायमेंशनली मूव कर रहा है। तो आप देख रहे हैं कि एक पार्टिकल जिसका मास m है वो एक्स एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की होगी हाफ mv² और पोटेंशियल एनर्जी हमने ज़ीरो ली हुई है। तो इसका जो लाग्रांज फंक्शन बनेगा वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा विच इज़ हाफ mx डॉट स्क्वायर। तो जब हम वेलोसिटी डेरिवेटिव लेंगे लाग्रांज फंक्शन का तो इट विल बी mx डॉट विच इज़ इक्वल टू द मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। लेकिन जब हम इसका पोजीशन डेरिवेटिव लेंगे तो वो ज़ीरो आएगा, क्योंकि पोजीशन x लाग्रांज फंक्शन में अपीयर नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि x जो है वो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो इसका फर्दर कंसीक्वेंस देखने के लिए हमने ये लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन ली है। इसमें आप देख रहे हैं ये टर्म तो ज़ीरो हो गई, तो हमारे पास ये रह गई लाग्रांज इक्वेशन। इसमें पार्शियल एल ओवर पार्शियल एक्स डॉट जो है हमारा दिस इज़ mx डॉट। तो डेरिवेटिव ऑफ mx डॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो और mx डॉट इज़ अ कांस्टेंट। तो mx डॉट आपका मोमेंटम है। तो इसका मतलब ये है कि अगर पोजीशन एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है तो फिर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल जो है वो कंजर्व रहता है। अब हम लाग्रांज इक्वेशन फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को डिराइव करेंगे। हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए सपोज दैट we have a dynamical system with n degrees of freedom specified by generalized coordinates q1 q2 up to qn। हमारा एक सिस्टम है जिसमें n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। लेट अस सपोज दैट q1 q2 up to qk be cyclic and qk plus 1 up to qn be non cyclic। तो हमने टोटल जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स n को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। q1 से qk तक हमने कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको साइक्लिक कंसिडर कर लिया है
और क्यू के प्लस 1 से क्यू एन तक जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने नॉन साइक्लिक कंसिडर कर लिया है। तो चूँकि Q1 से Qk तक वो साइक्लिक हैं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ये डिस्कस किया कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए जो फोर्सेस हैं वो ज़ीरो हो जाती हैं। तो फिर Q1 से कैपिटल Qk तक हमारी तमाम फोर्सेस जो हैं वो ज़ीरो होंगी। लेकिन Qm जो है वो k प्लस 1 से n तक हैं, वो फोर्सेस ज़ीरो नहीं होंगी, यानी Qm विच आर द फंक्शन ऑफ द नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, दीज आर नॉन ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है ना एक कंसीक्वेंस आ गया। फर्दर Q1 से लेकर Qk तक जो साइक्लिक हैं उनको हम Ql कह रहे हैं। यहाँ L जो है वो 1 से k तक जाएगा, और QL चूँकि साइक्लिक हैं तो उनके लिए पार्शल L ओवर पार्शल QL जो हैं वो ज़ीरो होंगे, और QL फोर्सेस जो हैं वो भी ज़ीरो होंगी। और इन कोऑर्डिनेट्स के लिए QL के लिए जो हमारी लग्रांज इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह की बनेगी, क्योंकि ये टर्म तो ज़ीरो हो गई है, फर्स्ट टर्म लग्रांज इक्वेशन की ज़ीरो हो गई। तो इसमें पार्शल T ओवर पार्शल QL डॉट जो है, जिसको हमने बीटा L या मोमेंटम कहा है फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, वो कांस्टेंट रहेगा। तो लग्रांज इक्वेशन फॉर नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स कैसे हम लिखेंगे, उनके लिए सबसे पहले तो हम नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को सेपरेट कर रहे हैं। m जो है वो k प्लस 1 से n तक जा रहा है। तो नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स m के लिए हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो कुछ यूँ होगी। ये भी हमने जनरल इक्वेशन लिखी है जो काइनेटिक एनर्जी में थी, यानी हमने फोर्स को पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में अभी नहीं लिखा। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है फॉर द नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। इसको रिफ़ाइन करते हैं। यहाँ काइनेटिक एनर्जी जो है वो फंक्शन बन रही है Qm नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स एंड Qm डॉट नॉन साइक्लिक वेलोसिटीज़। QL नहीं आएगा क्योंकि QL साइक्लिक है, तो साइक्लिक पर चूँकि लग्रांज डिपेंड नहीं करता तो फिर काइनेटिक एनर्जी भी नहीं करेगी। एंड टाइम, तो ये हमारे टोटल कोऑर्डिनेट्स हैं जिन पर काइनेटिक एनर्जी डिपेंड कर रही है। आप देख रहे हैं इसमें सिर्फ QL मिसिंग है क्योंकि वो एक साइक्लिक कोऑर्डिनेट है। तो यहाँ L वेरी करता है 1 से k तक और M वेरी करता है k प्लस 1 से n तक। The generalized velocities can be expressed in terms of non-cyclic coordinates। तो अभी हमने ये देखा कि काइनेटिक एनर्जी इज़ द फंक्शन ऑफ दीज 4 वेरिएबल्स। तो यहाँ एक मेथड मैं यूज़ कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन को रिफ़ाइन करने के लिए। हम इस काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंशियल लेते हैं, तो जिन फंक्शंस पे डिपेंड कर रही है उन सब की वेरिएशन आएगी। तो पार्शल T बाय पार्शल QM इंटू DQM, इसी तरह से QL डॉट के विद रिस्पेक्ट होगा, QM डॉट और T के विद रिस्पेक्ट होगा। इसमें थोड़ा सा कुछ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन है। ये रेड कलर की टर्म्स को मैंने राइट साइड पर ही रहने दिया, और ये जो ग्रीन टर्म है उसको मैंने यहाँ डिफरेंशियल के अंदर बंद कर दिया है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये दो टर्म्स हैं, डिफरेंशियल अप्लाई होगा तो प्रोडक्ट रूल से दो टर्म्स अपीयर होनी चाहिए। यहाँ तो एक ग्रीन टर्म थी, तो यहाँ जब इस साइड पे आई और डिफरेंशियल में बंद की तो दो बनेंगी यहाँ से। तो एक तो यही होगी ग्रीन वाली इनमें से, और एक जो दूसरी बनेगी वो हमने इस साइड पर भी माइनस कर दी है, चूँकि इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है। जब वो अपीयर होगी तो वो इससे कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से हमने मैथमेटिकली इसको मैनिपुलेट किया। फर्दर आप देखिए QL डॉट के साथ ये जो डेरिवेटिव टर्म है, दिस इज़ अवर जनरलाइज्ड मोमेंटम बीटा L जो कांस्टेंट ऑफ मोशन था। और इसी तरह राइट साइड पे आप देखिए ये टर्म भी एज इट इज़ आ गई, लेकिन इस टर्म में जो पार्शल T बाय पार्शल QM डॉट है तो ये बीटा M होगा, तो साथ ये DQM डॉट आ गया। इसी तरह से ये टर्म एज इट इज़ आ गई, और ये लास्ट टर्म में फिर ये ब्रैकेट्स में जो डेरिवेटिव है दिस इज़ अगेन बीटा L। तो ये जो डिफरेंशियल में जो टर्म थी T माइनस बीटा L QL डॉट, इसको हम लेट कर रहे हैं थीटा के इक्वल, यानी T माइनस बीटा L QL डॉट दिस थिंग इज़ इक्वल टू थीटा। तो
थीटा का अगर मैं डिफरेंशियल लूँगा तो वो dt आएगा, और इस पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो बीटा एल एज इट इज़ और क्यू एल डॉट का डिफरेंशियल माइनस क्यू एल डॉट एज इट इज़ एंड बीटा एल का डिफरेंशियल। तो डी थीटा की इस इक्वेशन में हम इक्वेशन स्टार को यूज़ कर रहे हैं। ये हमारी इक्वेशन स्टार है। ये इक्वेशन डी टी के लिए लिखी हुई है, तो डी टी की वैल्यू यहाँ हम सब्स्टिट्यूट करेंगे डी थीटा में। तो जब हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये कुछ इस तरह की हमें इक्वेशन मिलेगी। ये इक्वेशन हमें मिल जाएगी। इस इक्वेशन में ये दो टर्म्स मैंने कलर की हैं, ये कैंसिल हो रही हैं। उसके बाद जो टर्म्स बचती हैं वो ये 4 हैं। दिस इज़ अवर इक्वेशन नंबर 2 स्टार। और इस इक्वेशन 2 स्टार से हमें ये मिल रहा है कि थीटा किस चीज़ का फंक्शन है। थीटा इज़ अ फंक्शन ऑफ क्यू एम डॉट टी एंड बीटा एल। तो अगर हम थीटा का डिफरेंशियल लेंगे यहाँ, तो वो डिफरेंशियल जो है उसमें वेरिएशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू ईच वेरिएबल जिन पर थीटा डिपेंड कर रहा है। तो हमारे पास ये वेरिएशन आएगी, ये आएगी, ये और ये 4 वेरिएशन हमारे पास आ गई। इस इक्वेशन को हम 3 स्टार कह देते हैं। अब एक तो हमने थीटा की डिपेंडेंस लेके उसमें उसका डिफरेंशियल लिया, और एक बाय डेफिनेशन जो हमने लास्ट इक्वेशन में थीटा डिफ़ाइन किया था उसका डिफरेंशियल लिया। तो इन दो को हम कंपेयर कर सकते हैं। इक्वेशन 2 स्टार एंड 3 स्टार को कंपेयर किया। कंपेयर ऐसे करेंगे कि सेम कोएफिशिएंट्स यानी डी क्यू एम का कोएफिशिएंट डी क्यू एम के कोएफिशिएंट के इक्वल आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं ये पार्शियल टी बाय पार्शियल क्यू एम इज इक्वल टू पार्शियल थीटा बाय पार्शियल क्यू एम एंड सो ऑन। सेम कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, ये सेम कोएफिशिएंट्स हैं, ये इक्वल हो गए। और ये लास्ट टर्म में सेम कोएफिशिएंट डी बीटा एल के थे, ये भी हमने कंपेयर कर लिए। तो हमारे पास ये 3 इक्वेशंस का सेट ए बन गया, और ये चौथी इक्वेशन का एक इक्वेशन बन गई बी। अब हम लाग्रांज इक्वेशन फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को डिराइव करेंगे। हमारा टॉपिक है थ्योरी ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स। तो इसके लिए सपोज दैट वी हैव अ डायनामिकल सिस्टम विद n डिग्रीज ऑफ फ्रीडम स्पेसिफाइड बाय जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स q1 q2 अप टू qn। हमारा एक सिस्टम है जिसमें n जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। लेट अस सपोज दैट q1 q2 अप टू qk बी साइक्लिक एंड qk प्लस 1 अप टू qn बी नॉन साइक्लिक। तो हमने टोटल जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स n को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। q1 से qk तक हमने कोऑर्डिनेट्स जो हैं उनको साइक्लिक कंसिडर कर लिया है, और qk प्लस 1 से qn तक जो कोऑर्डिनेट्स हैं उनको हमने नॉन साइक्लिक कंसिडर कर लिया है। तो चूँकि q1 से qk तक वो साइक्लिक हैं, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही ये डिस्कस किया कि साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए जो फोर्सेस हैं वो 0 हो जाती हैं। तो फिर q1 से कैपिटल qk तक हमारी तमाम फोर्सेस जो हैं वो 0 होंगी। लेकिन qm जो है वो k प्लस 1 से n तक हैं, वो फोर्सेस 0 नहीं होंगी, यानी qm विच आर द फंक्शन ऑफ द नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स, दीज आर नॉन ज़ीरो। तो ये हमारे पास जो है ना एक कंसिक्वेंस आ गया। फर्दर q1 से लेकर qk तक जो नाउ वी डिस्कस लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन इन टर्म्स ऑफ रूथियन फंक्शन। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें फोर्सेस को हमने सब्स्टिट्यूट करना है। सो द लाग्रांज इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर होलोनोमिक नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम हमारे पास ये होती है। तो कंजर्वेटिव सिस्टम जब आता है तो फिर हम qi को पार्शियल v बाय पार्शियल qi पुट कर सकते हैं। नाउ अज्यूम दैट द कोऑर्डिनेट्स q1 टू qk आर साइक्लिक एंड qk टू qn आर नॉन साइक्लिक। तो हमने अभी पिछले आर्टिकल में प्रूव किया कि ql जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस फंक्शन से फाइंड किए जा सकते हैं, और नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स की इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ये होती है। तो आइए अब इस इक्वेशन ऑफ मोशन को मज़ीद रिफ़ाइन करें और इन फोर्सेस को सब्स्टिट्यूट करें।
here theta is given by these functions, we already know. So if the system is conservative and generalized forces are derived from the potential for non-cyclic functions is from k plus 1 to n. तो जो हमारे पास नॉन साइक्लिक फोर्सेस हैं, आपको पता है साइक्लिक फोर्सेस तो ज़ीरो होती हैं, तो जो नॉन साइक्लिक फोर्सेस हैं दीज आर नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. तो हम जो लास्ट स्लाइड में हमारी इक्वेशन थी, इक्वेशन ऑफ मोशन, उसमें राइट साइड पे जो QM था, कैपिटल QM, उसकी जगह ये इक्वेशन 4 से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये बन जाएगा. ये इक्वेशन हमारे पास आ गई है. और इसको इस राइट साइड वाली टर्म को हम लेफ़्ट पे ले आते हैं, तो आप देखें ये दो टर्म्स इकट्ठी कर सकते हैं हम. ये बन गया हमारे पास. Now introduce a function r which is theta minus v. क्योंकि लास्ट स्लाइड पे आपने देखा कि थीटा माइनस वी का फंक्शन बन रहा था तो उसको हमने r कह दिया. तो इस r को हम रूथियन फंक्शन कहते हैं. काइनेटिक पोटेंशियल भी इसको कहा जाता है और रूथ नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स भी कहा जाता है. तो आइए इस रूथ फंक्शन को की डिपेंडेंस चेक करते हैं और फिर इसको इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज़ करते हैं. तो since theta we already know that it is the function of qm dot t and beta l. और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ फंक्शन होती है पोजीशन का, और पोजीशन चूँकि हम नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स को डिस्कस कर रहे हैं तो इट इज़ द फंक्शन ऑफ नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स ओनली. देयरफॉर जो रूट फंक्शन बनेगा हमारा वो थीटा माइनस वी है. हमने डिफ़ाइन ही ये किया है थीटा माइनस वी. तो इसका डिफरेंशियल हम लेंगे, वही मेथड यूज़ होगा कि थीटा 4 वेरिएबल्स का फंक्शन है तो चारों की वेरिएशन आएगी 1 2 3 4, और वी चूँकि सिर्फ QM का फंक्शन है तो सिर्फ QM की वेरिएशन वी में आएगी. इस तरह से तो DQM और DQM का कोएफिशिएंट हम इकट्ठा कर लेते हैं. ये हमारे पास आ गया और ये सारा, इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं dr को. एंड फ्रॉम द रूट फंक्शन लास्ट इक्वेशन से आप चेक कर लेंगे r जो है वो इन चार वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा है. तो हमने इनको r को फंक्शन लिख दिया QM डॉट t और बीटा एल का. तो फिर दोबारा से इसका हम डिफरेंशियल लें तो इन चार वैल्यूज़ के ऊपर वेरिएशन आएगी. ये लिखी हुई है, इसको हम इक्वेशन 2 कह रहे हैं. और लास्ट स्लाइड से इक्वेशन 1 उसमें भी हमने dr फाइंड किया था, वो भी हम लिख देते हैं. अब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे. इनका कंपैरिजन से आप देखिए हमारे पास कोएफिशिएंट DQM के कोएफिशिएंट्स जो हैं उनको कंपेयर किया तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई. इसी तरह DQM डॉट के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो सेकंड आ गई. और इसी तरह से ये जो थर्ड इक्वेशन है इसकी, तो इसमें आप देख लें कि r और थीटा कोरिस्पॉन्ड कर रहे हैं जस्ट. तो ये फोर्थ जो टर्म है इसको हमने कंपेयर किया तो डी बीटा एल के कोएफिशिएंट्स को, तो हमारे पास ये आ गया. अब इन इक्वेशन से हमें ये पता चला, फर्स्ट इक्वेशन हमें बताती है कि थीटा माइनस वी जो है वो रूट फंक्शन के इक्वल लिया जा सकता है. सो इट इम्प्लॉइज़ दैट कि QL तो ऑलरेडी हमारे पास हैं, तो थीटा की जगह हमने R पुट कर दिया इसमें, वेयर L इज़ फ्रॉम 1 to k. और जो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी जिसमें थीटा माइनस वी हमने उसको रोक के रखा हुआ था, हम चेक करना चाह रहे थे कि R किन पर डिपेंड करता है. तो हमने देखा कि R थीटा और V दोनों पर डिपेंड करता है. तो एट द एंड हम जो हमारी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें थीटा माइनस वी को हम R से रिप्लेस कर सकते हैं. तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई फॉर नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स विच इन्वॉल्व्स द रूट फंक्शन. रूट फंक्शन इज़ इक्वल टू थीटा माइनस वी. आपने एक पेपर पर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए लैग्रांज इक्वेशंस को लिखना है और नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स के लिए सेपरेट लैग्रांज इक्वेशंस को लिखना है. और दोनों केसेस के लिए आपने प्रॉपर इंडिसेस लिखने हैं और उन इंडिसेस की रेंज लिखनी है ताकि हम दोनों के दरमियान एक कंपैरिजन कर सकें कि लैग्रांज इक्वेशंस फॉर साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी और लैग्रांज इक्वेशंस फॉर नॉन साइक्लिक कोऑर्डिनेट्स क्या होंगी.